Now we will discuss about state and social change. First of all, we should know that what is the state stands for. What is the meaning, what's the direction, what's the dimension of the state. So सिंपल वर्ड में जब हम स्टेट को डिफाइन करते हैं तो इसको स्टेट को रियासत कहा जाता है और रियासत से मुराद ये होती है ऐसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जिसकी एक जियोग्राफिकल लिमिट्स होती है और उसके अंदर अपने इंस्टीट्यूशन होते हैं और कुछ रियासत के मकासद भी डिफाइन किए जाते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि स्टेट का सोसाइटी के साथ, सोशल चेंज के साथ क्या ताल्लुक बनता है। तो स्टेट कैन एंड डज ट्राई टू रिफॉर्म सोसाइटी। सम रिफॉर्म्स आर सक्सेसफुल, अदर क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम देन दे रिजॉल्व। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि स्टेट के अंदर जो सोसाइटी बनती है, उस सोसाइटी के अंदर जब स्टेट कुछ इंटरवेंशन करती है, किसी भी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाती है, तो वो रिफॉर्म्स के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के असरात होते हैं। तो कहा यह जाता है कि जब स्टेट कोई रिफॉर्म्स करती है तो उसके साथ साथ उसको कुछ ऐसे मेजर्स लेने होते हैं कि उसके जो साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं, जो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे होते हैं, उनको भी एड्रेस करे। अब हम जब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं या अनडिजायर्ड चेंज की बात करते हैं, तो अगर वो कोई 20% 30% लोगों को इफेक्ट करें तो वो तो जाहिर है मामला और है। लेकिन अब एक प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी को वो चेंज जो आए, जो स्टेट के इंटरवेंशन से आए, तो उसको हम कहते हैं कि नाउ इट हैज बिकम अ सोशल प्रॉब्लम बिकॉज इट हैज लार्जली इफेक्टेड द प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दैट गिवन स्टेट। सो उस वक्त फिर सिविल सोसाइटी का, ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो है वो बढ़ जाता है। या तो सिविल सोसाइटी प्रोएक्टिवली आगे आती है, फिर उसका स्टेट के साथ इंटरेक्शन होता है, या वो अंडरमाइन होती है, या वो डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन स्टेट एंड द सोसाइटी एंड पर्टिकुलरली द सिविल सोसाइटी, ये इंटरेक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा यूं कह लें कि बड़ा इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये इंटरेक्ट करते हैं। तो हमने देखा, अगर इफ वी सी द हिस्ट्री, के हिस्ट्री में एक प्रोग्रेसिव चेंज आई। रशियन एक्स सोवियत यूनियन के हवाले से बात करें तो वहां पे चेंज आई। मार्क्सियन थॉट और जो प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने वो सोशलिज्म की फॉर्म में और उससे पहले लेनिनिज्म की फॉर्म में इसको पहले ट्राई किया। लेकिन नतीजा क्या निकला कि 1989 में जो सोवियत यूनियन थी दैट क्लैप्स, और उसका स्टेट का जो इमेज था और उस एक्सपीरियंस का जो इमेज था, अल्टीमेटली दैट वाज डिस्ट्रॉयड। तो ये भी एक किस्म का एक्सपीरियंस है। लेकिन इन नटशल ये कहा जा सकता है कि सोशल प्रोग्रेस जो होती है वो स्टिमेटाइज हो जाती है और पीपल की जो पावर है वो एक खास तबके के हाथों में चली जाती है। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि जो लोग हैं वो ज्यादा मेजॉरिटी है, वो पुअर से पुअर होना शुरू हो जाती है और एलीट की पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि स्टेट का रोल अगर यहां पे पॉजिटिव ना होगा और प्लान्ड और इंटेंशनल और ऑर्गेनाइज्ड और वेल थॉट आउट अगर स्ट्रैटेजी नहीं आएगी, तो नतीजा क्या निकलेगा कि अल्टीमेटली जो पीपल ऑफ दैट स्टेट हैं वो सफर करेंगे। अगर हम बात करें सोशल चेंज के हवाले से, तो सोशल चेंज जो कंसिस्टेंट हो और ऑर्गेनाइज्ड वे से इंटेंशनल फॉर्म में आए, जिसको यूं कह लें दूसरे लफ्जों में कि अगर तो ये एक सही डायरेक्शन में और प्लानिंग के साथ और बहुत बड़ा मरबूत और मजबूत एक निज़ाम के साथ आए, तो फिर तो वो चेंज पॉजिटिव होती है, उसके असरात पॉजिटिव हैं। लेकिन अब्रप्ट चेंज आ जाए, सडन चेंज आ जाए और वायलेंट किस्म की चेंज आ जाए, तो दैट चेंज इज नोन एज अ रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो रेवोल्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो रेवोल्यूशन जो स्टेट है उसकी ऑटोनॉमी जो है सोसाइटी के अंदर, उसकी
उसको इफेक्ट करता है। और नतीजातन क्या होता है कि सिविल और पॉलिटिकल और दूसरे तरह के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वहां पे अगर रेवोल्यूशन आता है तो वहां पे एक सूरत में इफेक्ट होते हैं। दूसरी बात इसमें अहम ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो रेवोल्यूशन आता है वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करता, और सोसाइटी के जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसको हम सोशल लेयर्स कहते हैं, जिसको हम डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी कहते हैं, उनके ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो वेरियसली जो है वो असरात उसके हमें नजर आते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो जो उसमें सिविल सोसाइटी है उसके स्पेसिफिक सोशल और पॉलिटिकल जो फोर्सेस वहां पे होती हैं उनके और सिविल सोसाइटी के जो अज़ाइम हैं, उनके जो वहां पे जो वो करना चाह रहे होते हैं, जिसको आप यूं कह लें कि वो निज़ाम के अंदर को बात करना चाह रहे हैं, जो इंटरवेंशन की बात होती है, तो उसके में वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, वो सिविल सोसाइटी होती है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होगी और अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ स्टेट होगी, तो वहां पे जो सोशल चेंज और जो कल्चरल चेंज है वो और तरह से आएगी। लेकिन वही जो स्टेट है वो अथॉरिटेरियन ना हो, वो डेमोक्रेटिक हो और सोसाइटी एगैलिटेरियन हो। अब एगैलिटेरियन का या डेमोक्रेटिक का मतलब सिंपल ये होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों को राइट्स वो इक्वालिटी बेस पे दिए जाए और इक्विटी बेस पे दिए जाए, फेयरनेस की बेस पे दिए जाए, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट हो, वो चाहे इकोनॉमिक राइट्स की बात हो चाहे पॉलिटिकल राइट्स की बात हो, वो इक्विटी बेस्ड फेयरनेस बेस्ड अगर राइट्स मिलते जाएं तो फिर जो स्टेट है वो आगे बढ़ती है। अदरवाइज स्टेट के जो पिलर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो बैडली इफेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड को अगर हम मद्देनजर रखें तो जो एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी हैं उनके अंदर हम देखते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, तो वहां पे सिविल सोसाइटीज का बहुत ही एक्टिव रोल होता है। क्योंकि जो कल्चरल चेंज हो, सोशल चेंज हो, तो उसके एजेंट के तौर पे सिविल सोसाइटी काम करती है। कुछ चेंज जब आती है उसको वो रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से करती है, और कुछ इंटरवेंशन प्लान करती है सिविल सोसाइटी, बिकॉज सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो ज्यादा एज कंपेयर टू द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री दे आर फॉरवर्ड लुकिंग, वो ज्यादा आगे की तरफ ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग वाले लोग होते हैं। लिहाजा वो न सिर्फ कल्चरल और सोशल चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं बल्कि वो उसको अच्छी तरह आगे लेके भी जाना चाहते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा, अगर हम अपने मुल्क की मिसाल लें तो हमने ये भी देखा कि सिविल सोसाइटी का बाज़ औक़ात जो स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ फ्रिक्शन या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ जाती है। नौ जब इस तरह का मामला होता है तो उसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट का जो रोल है वो ज्यादा बढ़ जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है, और नतीजतन स्टेट ही जिम्मेदार होती है कि वो सिविल सोसाइटी को भी एक रेगुलेटरी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे ताकि सिविल सोसाइटी नफेरियस और नेगेटिव किस्म की एक्टिविटीज से बचकर मुल्क को और उस स्टेट को और स्टेट की जो अंदर जो सोसाइटी है उसको पॉजिटिव रखे। अब हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि सोशल चेंज और सोशल चेंज के साथ जो कल्चरल चेंज है, जब वो किसी भी मुल्क में आती है उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं चेंजेस की, कि उसमें वो इकोनॉमिक पहलू है, उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आती है, उसमें डिफरेंट और तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ है, हमारी माइग्रेशन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन है, रेमिटेंसेस है। तो वो जितने भी तरह से आप उसका एनालिसिस करें वो तो एक तरफ, लेकिन उनकी जब इफेक्ट हो रहा होता है किसी सोसाइटी के अंदर तो हमारे इवन हमने देखा है कि डिफरेंट जो सोशल लेयर्स हैं वो भी डिवाइडेड हमें नजर आती हैं। सम टाइम उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर जाते हैं, सम टाइम उनके इंटरेस्ट डाइवर्ज कर जाते हैं। तो देर इज अ वेरी यू कैन सी दैट देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दिस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल लफ्जों में दूसरे में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो बाज़ औक़ात जो सोसाइटी के अंदर क्लासेस हैं
उनका आपस के में मफादात का टकराव हमें नजर आता है। बज़ाहिर हमें तसादम नजर आता है कि मफादात आपस में तसादम की शक्ल में नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें इवन पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटीज, जुडिशरी और मीडिया तमाम हमें एक पेज पे नजर आते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त वो मुल्की और रियासत के जो मंशूर है, जो उसके अज़ाइम हैं, जो उसके मकासद हैं, उनके ऊपर उनकी कंसेंसस हमें नजर आता है। तो ये दो तरह से हम इसको देख सकते हैं कि एक कंसेंसस बिल्ड होता है और बाज़ औक़ात डाइवर्जेंस होती है। वहां पे फिर जब हम देखते हैं कि इस सोशल चेंज के कॉन्टेक्स्ट से फिर स्टेट की जिम्मेदारी फिर वहां पे बढ़ जाती है कि स्टेट किस तरह डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग, डाइवर्जेंट और कंट्रोवर्शियल इश्यूज, जो प्रॉब्लम हमें नजर आते हैं डिफरेंट लेयर्स में जो सोसाइटी के हैं, उनके अंदर किस तरह एक ब्रिज का रोल अदा करती है और प्रॉपरली इफेक्टिव इंटरवेंशन करके उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है।